बस्तर में 4 दशक से काबिज माओवाद को आज एक बार फिर से एक बड़ा झटका लगा है। बड़ा झटका ऐसे लगा है कि एक बार फिर से बस्तर में संगठन के बड़े नेतृत्व ने संगठन का साथ छोड़ के मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। हालांकि इसकी पुष्टि पुलिस ने नहीं, स्वयं माओवादियों ने एक पत्र जारी करके की। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल हुआ क्या कि बीते दिनों जिस तरह से माओवादियों ने छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर के इलाके में, सीमावर्ती इलाके में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसे कि उन्होंने अपने शहीदी सप्ताह का कार्यक्रम बताया। और इस कार्यक्रम के जरिए माओवादियों ने जो है अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि जिस तरह से सरकार माओवादियों को बैकफुट पर बता रही है, ऐसा हकीकत में है नहीं। दरअसल माओवादी जब जहाँ चाहें, जिस तरह का कार्यक्रम चाहें उसे कर सकते हैं, आयोजित कर सकते हैं या किसी बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। इस तरह की एक संदेश देने की कोशिश भी माओवादियों ने इस कार्यक्रम के जरिए की। वहीं बीते दिनों छत्तीसगढ़ में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ तो उन्होंने भी अपने एक बयान में कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार आती है तो चुटकियों में माओवाद को समाप्त कर सकते हैं। इस बयान के जरिए माओवादियों को बहुत छोटी चुनौती के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया। इसके बाद लगातार मैं देख रहा हूँ कि संगठन में जिस तरह से संगठन ने अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश की और केंद्र की जो सरकार है उसने बहुत छोटी समस्या बताने की कोशिश की, तो इस दोनों बयानबाजी के बीच में छत्तीसगढ़ में, बस्तर में खासकर जो माओवाद है और इसके अंदर जो संगठन के अंदर जो लोग हैं, इनके बीच आपस में बहुत कुछ ठीक मुझे नज़र नहीं आ रहा। और इस बात को पुष्टि करता हुआ एक पर्चा आज हमें मिला है। दरअसल ये पर्चा किसी एक बड़ी नेत्री के लिए लिखा है। ये लिखा गया है सावित्री के लिए। सावित्री कौन है? सावित्री दरअसल दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी में किसी समय बड़ा नाम हुआ करते थे, रमन्ना उनकी पत्नी है और उनके लिए लिखा गया है। हालांकि पुलिस ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन माओवादियों ने पुलिस की पुष्टि के पहले ही अपने इस पत्र को जारी कर इस मामले पर अपनी मुहर लगा दी है कि यह खबर सच है। और इस पत्र को जारी किया है दक्षिण बस्तर डिवीज़न कमेटी के सचिव गंगा ने। उन्होंने बताया है कि सावित्री ने पुलिस के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है और आत्मसमर्पण करने के बाद सावित्री पर गंभीर आरोप संगठन के द्वारा लगाए गए हैं और साथ ही साथ उनके इस समर्पण करने के फैसले की निंदा भी की गई है। रमन्ना एक बड़ा नाम था, लाखों रुपए या कहा जा सकता है लगभग 1 करोड़ के आसपास का इनाम उस पर घोषित था और जीते जी उसे पुलिस ने कभी गिरफ्तार नहीं कर पाया। और बताया जाता है कि बस्तर में माओवाद को पूरी तरह से स्थापित करने में भी कहीं ना कहीं रमन्ना का ही हाथ था। इस संबंध में हमारी बस्तर के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं मनीष गुप्ता जी, उनसे भी फ़ोन पर बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि बस्तर में एक जो माओवाद संगठन में बड़ा नाम है हिड़मा और ऐसे ही कई बड़े नाम को संगठन में लाने का श्रेय भी कहीं ना कहीं रमन्ना को जाता है। तो रमन्ना बहुत बड़े लीडर थे। हालांकि उनकी बीमारी से मौत हुई और मौत के बाद उनकी जो पत्नी है सावित्री और उनका एक पुत्र था रंजीत, आगे चलकर 2021 में रंजीत ने भी तेलंगाना के हैदराबाद में समर्पण कर दिया था। अब सबकी निगाहें, चाहे वो संगठन के लोग हों या संगठन के बाहर के लोग हों या सुरक्षा बल या आईबी के लोग हों, सबकी निगाह टिकी हुई थी सावित्री पर, क्योंकि रमन्ना की मौत हो चुकी थी, उनके पुत्र ने समर्पण कर दिया था और उनकी पत्नी अभी भी संगठन में सक्रिय थी। और इसी सक्रियता के बीच एक बड़ी खबर ये आई कि अब वो भी समर्पण कर चुकी हैं तेलंगाना पुलिस में। तो इसको लेकर माओवादियों ने एक पत्र जारी किया है। पत्र के कुछ शब्द आपको पढ़ता हूँ, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सावित्री उर्फ माडवी हड़मे की शर्मनाक गद्दारी और आत्मसमर्पण की निंदा करें, समझौताहीन संघर्ष और निस्वार्थ त्याग की क्रांतिकारी परंपरा को ऊंचा उठाएं, सभी तरह के कीचड़ों का सफाया कर क्रांति अपने पथ पर आगे बढ़ेगी। ये 3 लाइनें लिखी गई हैं इस पत्र में। साथ ही साथ इस बात का भी इसमें जिक्र किया गया है कि माओवादियों की पार्टी की दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी की सदस्य सावित्री माडवी हड़मे, जिनका जो घर है कोंटा इलाके के चिंता गुफा में था, उन्होंने 9 सितंबर को तेलंगाना के कोत्तागुड़ा एसपी के सामने घुटने टेक दिए। ये लिखा गया है इस पत्र में। आत्मसमर्पण के वक्त वह डिवीज़न कमेटी की हैसियत से डिवीज़न DAKMS अध्यक्ष था और कोंटा AC एरिया कमेटी की इंचार्ज के रूप में कार्यरत थी। सावित्री की कमजोरियां और सीमितताएं एक गंभीर स्तर तक पहुंच गई थीं। शुरू से उनके अंदर नौकरशाही और घमंड ज़्यादा भरी हुई थी।
इस कमजोरी को सुधारने के लिए कॉमरेड रमन्ना सहित संबंधित पार्टी कमेटी द्वारा बहुत ही कोशिश की गई, परंतु इन कमजोरियों से वो खुद को बाहर नहीं ला पाई। जब वे कोंटा एरिया कमेटी की इंचार्ज के रूप में जिम्मेदारी ली थी, तब से दुश्मनों को अपने से ज़्यादा आकलन कर रही थी, और जबकि क्रांतिकारी आंदोलन, जो कि माओवादियों का जो आंदोलन है जिसे वो क्रांतिकारी आंदोलन करते हैं, और जनता की ताकत को वो कम आंक रही थी। उसने परिस्थिति को वस्तुगत रूप से देखने की क्षमता खोई और डिवीज़न कमेटी सदस्य के रूप में परिस्थिति का सही आकलन नहीं कर पाई। इसके अलावा अपनी मनोगतवाद, व्यक्तिगत कामकाज जैसी गंभीर कमजोरी भी उनके अंदर देखी गई। साथ ही साथ जनवादी केंद्रीयता और सर्वहारा अनुशासन को ताक में रखकर व्यक्तिगत समस्याओं पर संकीर्ण रूप से सोचने की उनके अंदर कमजोरी रही और नैतिक जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए हर कार्य को दूसरों पर थोपती रही। पीएलजीए कैडर जनता से घुल मिलकर रहने की बजाय उनके नेतृत्व प्रदान करने में भी उनमें कमजोरी देखी गई और अन्य कॉमरेड द्वारा आलोचना करने पर अपनी कमजोरियों से बाहर आने की बजाय वो नाराज़गी दिखाया करती थी। इस तरह के जो आरोप हैं माओवादियों ने अपने संगठन में लगाए। साथ ही साथ उन्होंने अपने इस पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि सावित्री ने अपने बेटे रंजीत की कमजोरी और गलत रुझानों को सुधारने में उदारतावाद रही और आत्मसमर्पण करने के लिए पहले ही तैयार करके भेज दी थी। मतलब रंजीत ने जो समर्पण किया उसके पीछे भी माओवादियों का कहना है कि सावित्री का ही हाथ था, और उसके समय से ही सावित्री ने लगातार संगठन से विद्रोह किया और कहीं ना कहीं अब जाकर वो पुलिस के सामने घुटना टेक दी हैं, जिसका कि माओवादी संगठन इस पत्र के जरिए निंदा करता है। हालांकि इस पत्र में संगठन ने ये भी लिखा है कि सावित्री की गद्दारी और विश्वासघात क्रांति को कभी कम नहीं कर पाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा वे कुछ तत्कालीन अवरोध और नुकसान ही पैदा कर सकती हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी कोई बड़ा लीडर संगठन से छोड़कर मुख्य धारा में लौटता है तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं संगठन को उठाना पड़ता है, और इसको स्वीकार किया है संगठन के लोगों ने इस पत्र को जारी करके। वहीं मनीष गुप्ता जी से जो मेरी बात हुई थी फ़ोन पर और अन्य और भी सूत्रों से जो जानकारी मिली, उस आधार पर यह जानकारी मिली थी कि रंजीत समर्पण के बाद से ही लगातार इस कोशिश में था कि उनकी मां सावित्री मुख्य धारा में लौट आएँ, और साथ ही साथ इसके पीछे वो कई तरह के कारण थे, और जिसको लेकर यह भी बताया जा रहा है कि सावित्री ने इसके पहले भी संगठन में पत्र लिखा कि अब उनकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं रहती और उन्हें अब संगठन के कार्य से मुक्त किया जाए और वो अब वापस मुख्य धारा में लौटना चाहती हैं। हालांकि संगठन के जो शीर्ष स्तर के लीडर हैं वो उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे, और हार कर आखिर में सावित्री ने अपने पुत्र रंजीत के सहयोग से तेलंगाना पुलिस के समक्ष समर्पण कर दिया है। छत्तीसगढ़ में उन पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था उनके पद को देखते हुए, लेकिन तेलंगाना में उन पर जो इनाम घोषित की गई थी वो राशि उन्हें दी जाएगी समर्पण के बाद। इसके पहले वो तेलंगाना व उड़ीसा में भी कुछ समय तक सक्रिय रह चुकी हैं। अब इसमें दूसरा सवाल ये उठता है जो कई लोगों ने उठाया, तो मुझे लगा हमें भी इस बात का जिक्र यहाँ पर ज़रूर करना चाहिए। एक चैनल में मैंने देखा था कि हमारे सहयोगी हैं वो उन्होंने जमपन्ना का इंटरव्यू किया था, और जमपन्ना के इंटरव्यू के दौरान जमपन्ना ने इस बात का जिक्र किया था कि जब वो संगठन छोड़कर समर्पण करने का फैसला लिए थे तब जमपन्ना को छोड़ने के लिए संगठन के लोग खुद बाहर तक आए हुए थे और उन्होंने उन्हें विदाई भी दी थी। लेकिन जब सावित्री ने संगठन छोड़ने का फैसला लिया और इस बात की इजाज़त मांगी तो संगठन के लोगों ने इससे इनकार कर दिया। इससे एक सवाल उठता है जो कि इसके पहले कई बार पुलिस ने उठाया है। इसको लेकर हालांकि माओवादियों का तर्क रहा है कि पुलिस संगठन के बीच फूट पैदा करना चाहती है, इसलिए इस बात का जिक्र करती है। लेकिन यह जो सवाल आता है कि क्या वाकई में संगठन में आदिवासी लीडर और तेलुगु जो लीडर हैं इन दोनों के बीच में जो उनकी सुविधाएं और उनको देखकर सोचने का जो तौर तरीका है वो भिन्न होता है? क्या तेलंगाना के जो लीडर हैं उनके लिए नियम कायदे अलग होते हैं? क्या छत्तीसगढ़ और बस्तर के स्थानीय आदिवासी लीडरों के लिए सोचने का तौर तरीका माओवादियों का अलग होता है? हालांकि ये बड़ा सवाल है और इस सवाल के जवाब अब तक नदारद हैं। कभी किसी बड़े लीडर से मुलाकात होगी तो हम ज़रूर पूछेंगे कि जब जमपन्ना को समर्पण करने की इजाज़त दी गई तो सावित्री ने जब इजाज़त मांगी तो उसे क्यों इनकार कर दिया गया? मुद्दा जो भी हो, मुद्दा ये है कि माओवादी संगठन ने सावित्री के समर्पण पर गंभीर आरोप लगाए हैं उन पर, और समर्पण के बाद अब उन पर आरोप लगाए गए हैं। ये भी बताया गया है कि उन्हें सुधरने का मौका दिया गया था, लेकिन वो सुधरने की बजाय समर्पण करने में अपनी भलाई समझी हैं। वहीं रंजीत ने भी उन्हें समर्पण कराने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई है।
आने वाले वक्त में हो सकता है कि बहुत जल्द तेलंगाना पुलिस इस पर बड़ा खुलासा करे और सावित्री के समर्पण पर पूरी जानकारी मीडिया के सामने साझा करे। लेकिन जिस तरह से माओवादी संगठन ने इस पर पुष्टि की है तो निश्चित ही तौर पर संगठन के लिए एक बड़ा झटका माना जाएगा। क्योंकि दंडकारण्य के क्षेत्र में, सुकमा और बीजापुर के इलाके में, साथ ही साथ तेलंगाना के उस इलाके में सावित्री एक बड़ा नाम हुआ करती थी। रमन्ना की पत्नी होने की वजह से उनका ओहदा संगठन में और भी बड़ा था। संगठन को हो रहे लगातार नुकसान से मानसिक स्तर पर क्या असर होगा, ये भी सोचने वाली बात है। इसी बीच एक और आपको बात इसमें जोड़ता चलूँ, बीते दिनों जिस तरह से सावित्री के समर्पण की बात निकलकर सामने आ रही थी, तो मेरे पास एक युवा ने व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे मैसेज किया और उसने इस बात को लिखा जो कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। उसके नाम को मैंने ज़रूर मिटा दिया है, लेकिन उस युवा ने भी ये तर्क दिया है कि जब तक सावित्री संगठन में थी तो बस्तर के अंदरूनी इलाके के युवाओं को या उन्हें खुद प्रताड़ित किया करती थी। उनकी ज़िंदगी उन्होंने नर्क कर दी और आज खुद अब क्यों वो सरकार के पास लौट गई हैं। इसका सवाल बस्तर के कई युवाओं का है। हालांकि इस युवा ने मुझसे सवाल पूछ लिया जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरा सवाल आपसे है। आप भी सोचिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या माओवादियों के बड़े लीडर जब समर्पण करते हैं तो उसका मानसिक तौर पर खामियाजा संगठन के लोगों को ही भुगतना पड़ता है, या बस्तर के अंदरूनी इलाके के युवा भी इससे, जो कि संगठन के बड़े लीडरों पर प्रताड़ित होने का आरोप लगाते हैं, उनके मन में भी ये सवाल कितना जायज़ है कि संगठन के बड़े लीडर जब तक जंगलों में भटकते हैं, युवाओं को अपनी ओर जोड़ने के लिए तमाम कवायदें कोशिशें करते हैं, वहीं जब वो समर्पण कर देते हैं तो वो युवा जो उनके द्वारा प्रताड़ित होता है या उनके द्वारा बरगलाकर संगठन में जोड़ लिया जाता है, उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचता है। बस्तर के जंगलों में ऐसे कई सवाल भटक रहे हैं जिनके जवाब आज भी नदारत हैं। अगर आपके पास भी इसके कुछ विचार हों, कोई सवाल के जवाब हों, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम उसे अपने वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको लगे कि मुद्दा गंभीर है, आपको लगे कि संगठन से जुड़ी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, बस्तर टॉकीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।